नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उनका नजरिया। दरअसल ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को हुआ क्या है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कभी कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है और फिर अचानक वो चुनाव हार जाती है। यह बात सच है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार के बारे में एक ऐसी छवि बनी थी कि उनको हराया नहीं जा सकता। वो अपराजेय है, इनविंसिबल है। लेकिन 2024 ने उनके इस मिथ को तोड़ा है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से संसद के अंदर सरकार की तरफ से कई मंत्रियों ने राहुल गांधी पर हमला किया, विपक्ष के ऊपर हमला किया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 2004 की तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? इसी तरीके से 2004 में भी हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी अचानक अनपेक्षित तौर पर चुनाव हार गई, जब किसी को ये उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद कई सालों तक ये देखने में आया कि बीजेपी इस से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई कि वो दरअसल चुनाव हार गई है, वो सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में है। क्या वही स्थिति आज दिखाई पड़ रही है? हालांकि आज भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, विपक्ष में अभी भी कांग्रेस और उनके गठबंधन के तमाम साथी हैं, लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर गाली गलौज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से कई और मंत्री हमले करते हुए गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, उसे क्या समझा जाए? जानेंगे श्रवणगढ़ जी से उनका नजरिया। श्रवण जी, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण आप समझते हैं? आपने कहा 2004 में हार गई थी बीजेपी जी। तो आप कह रहे हैं कि 2004 में हारने के बाद जो उसका रवैया था, भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी हार गई है, पर वो हार कर भी जीती हुई दिखना चाहती है। देखिए, हम लोगों की बातचीत में कुछ संयोग बन रहा है कि कुछ फिल्मों से शुरू होती है। आपने एक बार जिक्र किया दीवार फिल्म का, तो मैंने जवाब दिया करण अर्जुन से अखिलेश और राहुल की दोस्ती को लेकर। तो अब जो हम आज की बातचीत है वो भी फिल्म से शुरू करना चाहते हैं जी। और वो बातचीत एक गजब की जो ब्लॉकबस्टर थी अपने जमाने की, उससे शुरू करना चाहते हैं। और उस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो गजब का था, बहुत ही एक्साइटिंग था। वो जो अमरीश पुरी हैं, जो फादर बनते हैं, वो एक इमोशनल ब्लैकमेल को के सामने झुक जाते हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। आपको कहने की जरूरत नहीं या दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं कि किस फिल्म की मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो फिल्म है अपने जमाने की प्रसिद्ध दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उस फिल्म का जो आखिरी दृश्य है उसमें वो जब वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है काजोल अपने पिता से, तो वो अमरीश पुरी कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। अभी एक कार्टून चल रहा है आशुतोष जी सोशल मीडिया पे। उस कार्टून में अमरीश पुरी जैसा एक पात्र अपनी बेटी से कह रहा है कि जा सिमरन जा, पर ट्रेन से मत जाना। 5 मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 7 महीनों में, और डिरेलमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं है। अभी गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट में आज ही रेलवे मिनिस्टर को डिरेलमेंट मिनिस्टर कहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इस पर मैं बाद में आता हूं कि रेलवे बजट पर जब बहस होने के बाद रेल मंत्री वैष्णव जवाब दे रहे थे, तब पार्लियामेंट में या लोकसभा में बहुत हो हल्ला मचा। और जब उन्होंने रेलवे की सेफ्टी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहना शुरू किया कि मोदी जी के आशीर्वाद से, पुण्य प्रताप से
कृपा से, कितना गजब का जो कवच का काम है, प्रोटेक्शन का काम है, वो हुआ है। और बस इस पर रेलवे की सेफ्टी के मुद्दे पर बवाल मच गया लोकसभा में। वो जब गिनाने लगे कि कितने रेल कर्मी हैं, कितने हजार ट्रेन रोज चलती हैं, 20,000 ट्रेन रोज चलती हैं, 12 लाख रेल कर्मी हैं, तमाम चीजें वो गिनाने लगे। और फिर वो रेलवे की सेफ्टी पर जो बहुत ही महान काम हुआ है उस पर वो आ गए। और फिर लोकसभा के सांसद जो हैं अपना जो अपनी नाराजगी हो बताने लगे कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने डिरेलमेंट हुए हैं और क्या क्या हुआ। मुद्दा ये भी नहीं है। मुद्दा ये कि जो वैष्णव साहब हैं वो अपना आपा खो बैठे और आपा जबरदस्त तरीके से खो बैठे कि 58 साल में जो सरकारें थी वो कांग्रेस की खासकर, वो एक भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन नहीं बना पाई। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के जमाने में एक्सीडेंट्स पर सांसद तालियां बजाते थे और वो गुस्से में आ गए कि ये ऐसे नहीं चलेगा। कहने लगे कि कांग्रेस ने छोटे से छोटे विषय को ट्रोल आर्मी के जरिए उठाना शुरू कर दिया है। कहते हैं कांग्रेस झूठ की दुकान है और वो चलेगी नहीं। अब ये पूर्व के आईएएस अफसर हैं, आज अगर आप ट्विटर पे जाएं तो परंजय गुहा ठाकुरदा ने एक जबरदस्त ट्वीट इनके बारे में शेयर किया है एक आर्टिकल के साथ। मुद्दा आशुतोष जी ये वैष्णव साहब के गुस्से का नहीं है। मुद्दा यह है कि जब से ये लोग हारे हैं 4 जून के नतीजों में परिणाम आए हैं, सरकार का हर आदमी गुस्सा कर रहा है और सरकार का ही नहीं कर रहा है, इनके जो अलाइज हैं गठबंधन के वो भी गुस्सा कर रहे हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार ने एक महिला विधायक के साथ किस तरह का व्यवहार किया जी, तुमको कुछ जानकारी नहीं है करके वो भड़क गए। तो बिहार में बड़ा इशू हो गया। आपने देखा पीएम की नाराजगी जब जो व्यक्त की उन्होंने कि विपक्ष के लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया था और पूरे समय जो जिसके बारे में कहा गया कि पीएम बड़े इमोशनली अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहे और विपक्ष को दोष देते रहे और बहुत ही कि ये कैसे चलेगा। और उन्होंने शिकायत की कि ये क्या चल रहा है। आपने देखा ये पूरी की पूरी चीज देखी और पूरे दुनिया ने देखी, देश ने देखी। आपने ये भी देखा कि राहुल जब बोल रहे थे जी तो राजनाथ सिंह नाराजगी व्यक्त करते हुए खड़े हो गए। आप मतलब अगर उन विजुअल्स को देखें आप जो उस समय के हैं कि वो उन्होंने तो आरोप ही लगा दिया था कि असत्य मिथ्या भाषण कर रहे। अमित शाह जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि स्पीकर से प्रोटेक्शन की मांग की। आप पार्लियामेंट में देखिए कि जिस तरह से जो अनुराग ठाकुर ने, आपने भी जिक्र किया अपनी भूमिका में, जिस तरह से आक्रामक अंदाज में हमला किया राहुल गांधी पर और फिर प्रधानमंत्री ने उसको ट्वीट किया और पूरे 46 मिनट के उनके भाषण को टेक किया। और ये मुद्दा भी हमने उठाया था कि वो जो चीजें एक्सपंज हो गई हैं वो एक्सपंज चीजें भी प्रधानमंत्री ने
जो भाषण टेक किया उन्होंने उसमें चली गई, मतलब उसको हटाया नहीं। हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं, जो चीजें निकालना चाहते हैं, वो दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी ने 4 जून के नतीजे जब से आए हैं, और आपने एक चीज कही 2004 में बहुमत खो दिया था, ये आपने जिक्र किया जी। आपने ये जिक्र किया क्या कि 2004 में बहुमत खो दिया तो ये जो सरकार थी यूपीए की, उसके मंत्री भी इसी तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, या जो बीजेपी विपक्ष में थी उसने इसी तरह से व्यवहार किया जैसा बीजेपी इस समय सत्ता में, हारने के बाद भी सत्ता में कर रही है। हारने का मतलब ये कि आपको बहुमत नहीं मिला, आपने कहा 400 पार, और आप 300 पार भी नहीं हो पाए और 240 पे टिक गए, तो ये आपकी एक तरह की हार है। तो बीजेपी ने जब से ये बहुमत खोया है या बहुमत नहीं मिला है, वो सरकार का हर आदमी, आप देख रहे हैं हर मंत्री किस तरह से व्यवहार कर रहा है, नाराजगी व्यक्त कर, नाराज नजर आ रहा है, चाहे स्पीकर हो या सभापति हो या तमाम लोगों मंत्री हो। और निर्मला सीतारमण को अगर आपने देखा हो बजट भाषण के दौरान, और बजट पर जब राहुल बोल रहे थे या विपक्ष के लोग बोल रहे थे, जब तब वो किस तरह से नाराजगी व्यक्त कर रही थी, और बजट का जवाब देते समय किस तरह के व्यंग बाण वो छोड़ रही थी और नाराजगी व्यक्त कर रही थी। तो ये जो मुद्दा ये है कि सरकार का हर जिम्मेदार आदमी गुस्से में नजर आ रहा है, और एनडीए के सहयोगी भी यही काम कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो या बिहार में सत्ता में हो या उत्तर प्रदेश में हो। हार का एक, गुस्से का एक परिणाम ये भी है, आप जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, वो भी हार का गुस्सा निकाल रहे हैं, एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। मतलब जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में जो तलवारें निकली हुई हैं, वो भी कुल मिलाकर हार के गुस्से की हैं। मतलब उसमें कोई नई चीज नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसको आप लॉजिकली डिफाइन कर सकें या डिफेंड कर सकें। इसका एक नतीजा ये भी हो रहा है कि जनता पर भी गुस्सा निकल रहा है। वो गुस्सा ये निकल रहा है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका हम काम नहीं करेंगे। अगर आपने सुना हो कि जेडीयू के एक सांसद ने कैसे बिहार में कहा था जी, या शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास नहीं, हम उन्हीं के साथ जो हमारे साथ। मतलब हार की खींच संसद में विपक्षी सांसदों पर निकल रही है, हार की खींच आपस में निकल रही है, हार की खींच जनता पर निकल रही है। दूसरा मुद्दा ये कि अब अगला चुनाव तो आशुतोष जी 2029 में होगा लोकसभा का, और अब तो ये जो सिलसिला चला है हार जीत का, वो राज्यों में ही होना है। और जी, राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को इसी तरह से हार का सामना करना पड़ा, जैसे कि खबरें हैं कि महाराष्ट्र में जो बहुत बुरी हालत है ये महायुति हुकूमत की, और कई तरह की चर्चाएं डिबेट में आपके यहाँ सत्य हिंदी पर भी है कि फडणवीस को भाजपा का अध्यक्ष बना रहे हैं, या उद्धव ने कह दिया है कि या तो तुम रहोगे यहाँ या मैं रहूंगा वगैरह वगैरह। तो ये जो चुनाव है हरियाणा के या महाराष्ट्र के या झारखंड के या दिल्ली के,
या जम्मू कश्मीर के, अगर ये जो सिलसिला है हार जीत का वो ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये जो गुस्सा है वो कहाँ निकलने वाला है और किस पर निकलने वाला है। और इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जो हम देखते हैं कि गुस्से में भरी हुई सरकार फिर कुछ भी गलत काम भी उठा सकती है, गलत कदम भी उठा सकती है, क्योंकि अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री अगर उनको श्रेय दे रहे हैं, अपने एक सांसद को, अनुराग ठाकुर को श्रेय दे रहे हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि जो रेल मंत्री हैं वो भी उनके कृपा पात्र हैं और सारे मंत्री उनके कृपा पात्र हैं। तो ये जो नाराजगी है विपक्ष के प्रति और जनता के प्रति, आपस में जो नाराजगी है, ये नागरिकों के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए थोड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। तो आज की चर्चा हम इसी नोट पर खत्म करते हैं कि नागरिकों को इन लोगों के गुस्से की तरफ देखना चाहिए थोड़ा सा, कि ये लोग अब अपना आपा खो रहे हैं और ये सब हार का परिणाम है और आगे चलकर ये और भी कुछ बड़े काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।